नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सही में दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को लेकर सोचने का नजरिया ही बदल दिया। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत बहुत मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की। हमारे पास ना इसकी एक काफी डिटेल्ड समीक्षा है और आज हम उसी समीक्षा के जरिए इस किताब को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये किताब देखिए आए तो 1997 में थी, पर आते ही जैसे पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक घटना सी बन गई। हाँ। इसकी खास बात यही थी कि इसने पैसे, नौकरी, अमीर बनना, इन सब पर जो पुरानी धारणाएं थी ना, हाँ, पारंपरिक सोच, बिल्कुल उन पर सीधे सीधे सवाल उठाए। और इसका जो सबसे मुझे लगता है दिलचस्प पहलू है वो है कहानी कहने का तरीका। हाँ, वो दो डैड्स वाली बात। हाँ, कियोसाकी अपनी सारी सीख दो बिल्कुल अलग तरह के डैड के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। एक है उनके पुअर डैड, जो असल में उनके अपने पिता थे। हाँ, उनके अपने पिता पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे और हमेशा जॉब सिक्योरिटी, अच्छी तनख्वाह, रिटायरमेंट प्लान, इन चीजों पर जोर देते थे। बिल्कुल पारंपरिक रास्ता जिसे कहते हैं। और दूसरी तरफ उनके रिच डैड। समीक्षा बताती है कि ये उनके दोस्त के पिता थे, एक बिजनेसमैन, एक निवेशक। अच्छा। और उन्होंने कियोसाकी को वो चीजें सिखाई जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। पैसे की समझ, बिजनेस खड़ा करना और सबसे जरूरी एसेट्स बनाना, संपत्ति। तो ये दोनों किरदार सोच में एकदम उल्टे। हाँ, जमीन आसमान का फर्क। और समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि किताब की भाषा बहुत आसान है, जैसे कोई बातचीत चल रही हो। ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी सुन रहे हो। शायद इसीलिए जो लोग फाइनेंस वगैरह में नए हैं ना, हाँ, उनके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल। वो भी इसे आसानी से समझ पाते हैं, जुड़ पाते हैं। और देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, अमीर डैड और गरीब डैड का, यही इसके सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। समीक्षा भी यही इशारा करती है। इसी वजह से जो मुश्किल लगने वाले फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी आम पाठक को समझ आ जाते हैं। ये सीधे सीधे उस सोच को चैलेंज करता है कि बस खूब पढ़ लो, अच्छी नौकरी पालो और जिंदगी सेट है। एग्जैक्टली। ये कहता है नहीं रुको, एक और रास्ता भी है, पैसे को समझने का, उसे अपने लिए काम करवाने का। अच्छा, तो चलिए फिर इस समीक्षा के जरिए किताब के जो मुख्य सबक हैं उनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक जो समीक्षा भी उजागर करती है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व, वित्तीय शिक्षा। हाँ। कियोसाकी सा तर्क है, जैसा समीक्षा बताती है कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो हमें पैसे के लिए काम करना तो सिखाता है, पर पैसा हमारे लिए कैसे काम करे ये नहीं सिखाता। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। समीक्षा इसी बात पर रोशनी डालती है कि कियोसाकी क्यों मानते हैं कि सिर्फ किताबी पढ़ाई, एकेडमिक पढ़ाई काफी नहीं है। असल दुनिया में अगर कामयाब होना है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, पैसों की समझ। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या क्या आता है इसमें? थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की समझ हो, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करते हैं ये पता हो, मार्केट की थोड़ी जानकारी, पैसे से जुड़े कानून, ये सब चीजें। ये वो चीजें हैं जो अक्सर हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। ये बात तो उस पारंपरिक सोच को सीधी टक्कर देती है कि भाई अच्छी डिग्री है तो अच्छी कमाई होगी ही। हाँ, गारंटी मान लेते हैं लोग। समीक्षा शायद इसीलिए इस पॉइंट को इतना अहम मानती है क्योंकि ये लोगों को अपने एजुकेशन के दायरे से बाहर देखने को मजबूर करती है। हाँ, ये सवाल उठाता है कि क्या हम वाकई पैसे को मैनेज करना सीख रहे हैं या सिर्फ उसे कमाने के तरीके सीख रहे हैं। सही बात है। समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी का जोर इसी बात पर है कि वित्तीय ज्ञान की कमी यही लोगों को आर्थिक रूप से फंसाए रखती है, भले ही उनकी तनख्वाह अच्छी क्यों ना हो। यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। समीक्षा का अगला बड़ा फोकस है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। हाँ, ये तो कोर है किताब का। कियोसाकी का सिद्धांत, जैसा समीक्षा समझाती है, सुनने में बड़ा सिंपल लगता है। एसेट्स यानी संपत्ति, वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। बिल्कुल। और लायबिलिटीज यानी देनदारियां, वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे समीक्षा शायद बताती होगी कि एक घर, मान लीजिए, जिसे आपने किराए पर दिया है, वो एक एसेट हो सकता है क्योंकि वो हर महीने इनकम दे रहा है। हाँ, लेकिन वही घर अगर आपने बड़े लोन पर सिर्फ रहने के लिए लिया है और उसकी ईएमआई आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा खा रहे हैं, तो वो लायबिलिटी बन गया एक तरह से। हाँ, इसी तरह आपके निवेश, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या आपका अपना बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है, ये सब एसेट्स हैं। और दूसरी तरफ कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, बिल्कुल
ये सब लायबिलिटीज में। ऐसी महंगी चीजें जिनका मूल्य समय के साथ कम होता जाता है, वो भी। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि अमीर बनने का राज क्या है। क्या है? ज्यादा से ज्यादा एसेट्स जमा करना और लायबिलिटीज को कम करना। ये सुनने में कितना सीधा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है करना? देखिए, आसान शायद ना हो, पर समीक्षा मानती है कि ये कियोसाकी के फलसफे का कोर आइडिया है। ये सिर्फ शब्दों की परिभाषा नहीं है, ये पैसे को देखने का नजरिया बदलने वाली बात है। समीक्षा के विश्लेषण के हिसाब से ये लोगों को हर खर्च से पहले सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये चीज मुझे भविष्य में पैसा कमा कर देगी, या मेरा पैसा मुझसे लेती रहेगी? एग्जैक्टली। ये एक बुनियादी बदलाव है सोच में। और इसी से जुड़ा हुआ है अगला कॉन्सेप्ट, चूहा दौड़, द रैट रेस। हाँ, रैट रेस। समीक्षा इसे कैसे समझाती है? ये कौन सी दौड़ है जिसमें हम फंसे हैं? ये वो स्थिति है जिसमें समीक्षा कहती है ज्यादातर लोग फंसे होते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, तनख्वाह लो, बिल भरो, और महीने के आखिर में फिर हाथ खाली। हाँ, और फिर वही चक्कर। अगले महीने फिर वही। लगातार मेहनत तो कर रहे हैं, पर आर्थिक आजादी कभी मिल ही नहीं पाती। समीक्षा इस चूहा दौड़ को कियोसाकी के नजरिए से देखती है कि ये एक जाल है और इससे निकलने का रास्ता है पैसिव इनकम बनाना। पैसिव इनकम मतलब निष्क्रिय आय? हाँ, ऐसी इनकम जिसके लिए आपको लगातार एक्टिवली काम ना करना पड़े, जैसे किराए से आने वाली इनकम या निवेश से मिलने वाला रिटर्न। अच्छा। समीक्षा बताती है कि कियोसाकी के अनुसार जब आप एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं तो आप ऐसी इनकम बना सकते हैं जो आपके खर्चों को कवर कर ले, और तब आप नौकरी करने या न करने का फैसला अपनी मर्जी से ले सकते हैं। बिल्कुल, तब आप उस चूहे दौड़ने वाले पहिए से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनने में बहुत ही आकर्षक लगता है कि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। हाँ, के मुताबिक शायद यही वो सपना है जो इस किताब को इतना पॉपुलर बनाता है, खासकर उन लोगों के बीच जो अपनी 9 से 5 की जॉब से थक चुके हैं। बिल्कुल, और यहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता की भूमिका आती है। हाँ, अपना बिजनेस करना। समीक्षा बताती है कि कियोसाकी नौकरी करने को बुरा नहीं कहते, लेकिन वो सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय अपना बिजनेस शुरू करने या इन्वेस्ट करने को ज्यादा अहमियत देते हैं। मतलब वो सेफ नौकरी वाले दायरे से बाहर निकलने को कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं सोच समझकर जोखिम लो, कैलकुलेटेड रिस्क। ये नहीं कि आंख बंद करके कूद पड़ो, पर जोखिम लेने से डरो मत। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं लगता, बल्कि अपनी लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल पाने जैसा विचार है। सही कहा। लेकिन क्या समीक्षा इस पहलू की कोई आलोचना भी करती है? क्या ये इतना आसान है? हाँ, समीक्षा इस बात का भी जिक्र करती है। कुछ आलोचक मानते हैं कि किताब उद्यमिता और निवेश को शायद जरूरत से ज्यादा आसान दिखाती है। अच्छा। इसमें जो असल जोखिम हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उन्हें शायद कम करके बताया गया है। समीक्षा बताती है कि असल जिंदगी में बिजनेस खड़ा करना या सफल निवेशक बनना उतना सीधा नहीं होता जितना शायद किताब पढ़कर लगे। ये प्रेरणा तो देती है, पर जमीनी हकीकत थोड़ी अलग हो सकती है। तो अगर हम समीक्षा को देखें तो ये किताब सिर्फ क्या करना है ये बताने से ज्यादा इस बात पर जोर देती है कि सोचना कैसे है ना? बिल्कुल। पैसे को लेकर अपनी मानसिकता बदलना, लगता है यही इसका निचोड़ है। एकदम सही। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, और गरीब और मिडिल क्लास वो खुद पैसे के लिए काम करते रहते हैं। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि किताब का एक बड़ा हिस्सा पैसे से जुड़े हमारे मनोविज्ञान पर है। डर, लालच, हमारी मान्यताएं। अच्छा, तो ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं है? नहीं, ये माइंडसेट का खेल ज्यादा है। समीक्षा मानती है कि यही वजह है कि ये किताब इतनी असरदार साबित हुई, क्योंकि ये लोगों की पैसे को लेकर जो बनी बनाई सोच है ना, उसे झकझोर देती है। हाँ, उसे हिला देती है। चलिए, अब समीक्षा के नजरिए से किताब की जो ताकतें हैं उन पर बात करते हैं। क्या अच्छी बातें बताती है समीक्षा? समीक्षा सबसे पहले कहती है कि ये पढ़ने में बहुत आसान है और बहुत मोटिवेटिंग है। हाँ, भाषा सरल है, कहानियों का इस्तेमाल है। बिल्कुल। और मुश्किल बातें भी आसानी से समझाई गई हैं। ये उन पारंपरिक विचारों को चुनौती देती हैं जिनसे हम अक्सर घिरे रहते हैं, जैसे कि नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ है या कर्ज लेना हमेशा बुरा होता है। कियोसाकी कहते हैं नहीं, अच्छा कर्ज भी होता है अगर वो एसेट बनाने के काम आए। और जैसा हमने पहले भी बात की, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, ये कॉन्सेप्ट्स इतने सरल तरीके से पेश किए गए हैं कि कोई भी इनसे जुड़ सकता है। समीक्षा इन ताकतों को सीधे तौर पर किताब की जो जबरदस्त कामयाबी है उससे जोड़ती है। हाँ बिल्कुल, दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकना, 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद होना, ये तो बहुत बड़े आंकड़े हैं। हाँ,
ये बताते हैं कि इसने लोगों पर कितना गहरा असर डाला है। समीक्षा का मानना है कि ये जटिल विचारों को आम आदमी के लिए सुलभ बनाने में कामयाब रही है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। समीक्षा किताब की कुछ आलोचनाओं, कुछ कमियों पर भी रोशनी डालती होगी। हाँ, बिल्कुल डालती है। एक मुख्य आलोचना क्या है समीक्षा के अनुसार? समीक्षा के अनुसार एक बड़ी आलोचना यह है कि किताब प्रेरणा तो बहुत देती है, पर ठोस स्टेप बाय स्टेप रणनीतियां नहीं बताती। मतलब क्या करना है ये बताती है, पर कैसे करना है ये नहीं। कुछ हद तक हाँ। मतलब ये तो बताती है कि अमीर बनो, एसेट्स बनाओ, लेकिन ठीक ठीक कैसे करें, कौन से निवेश चुनें, किन गलतियों से बचें, इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करती। इसे अक्सर व्हाट पर ज्यादा फोकस और हाउ पर कम फोकस करने वाली किताब माना जाता है। और वो रिच डैड वाली कहानी का क्या वो सच में थे? इस पर भी कुछ कहती है समीक्षा? हाँ, समीक्षा इस विवाद का भी जिक्र करती है। कई आलोचक हैं जो सवाल उठाते हैं कि क्या रिच डैड सच में कोई असली व्यक्ति थे, या फिर कियोसाकी ने अपनी बात को असरदार बनाने के लिए उन्हें एक किरदार की तरह गढ़ा था। बिल्कुल। कियोसाकी ने तो हमेशा कहा है कि रिच डैड असली थे, बस उनकी पहचान गुप्त रखी। लेकिन समीक्षा बताती है कि इस पर बहस आज भी जारी है और ये चीज किताब की क्रेडिबिलिटी पर थोड़ा सवाल उठाती है। इसके अलावा हमने पहले भी बात की थी कि ये जोखिमों को कम आंकती है। हाँ, समीक्षा ये भी नोट करती है किताब उद्यमिता और निवेश के जो रिस्क हैं उन्हें शायद थोड़ा कम करके दिखाती है। ये सफलता की कहानियों पर ज्यादा फोकस करती है और जो फेलियर होते हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उन पर कम। अच्छा। और समीक्षा इस आलोचना को इस नजरिए से देखती है कि देखिए, प्रेरणा और प्रैक्टिकल सलाह के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। ये समझाता है कि क्यों कई जो स्थापित फाइनेंशियल एडवाइजर या प्रोफेशनल हैं वो इस किताब की आलोचना करते हैं, क्योंकि इसमें बारीकियों की कमी है, रिस्क को शायद अनदेखा किया गया है और सलाह थोड़ी ज्यादा जनरल है। लेकिन दूसरी तरफ समीक्षा ये भी मानती है कि इसकी यही सिंप्लिसिटी, यही प्रेरणादायक अंदाज इसे उन लाखों लोगों के लिए खास बनाता है जिन्होंने शायद पहले कभी पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचा भी नहीं था। तो मतलब समीक्षा दोनों पहलू दिखा रही है। हाँ, हम यहाँ सिर्फ समीक्षा में जो बिंदु उठाए गए हैं उन्हें निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद समीक्षा किताब के जबरदस्त प्रभाव को नकारती नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। 4 करोड़ कॉपीज बिकना कोई मजाक नहीं है। हाँ। समीक्षा मानती है कि इसने वाकई दुनिया भर में लाखों लोगों को पैसे, अमीरी और आर्थिक आजादी के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है। तो समीक्षा का निचोड़ क्या है? किताब अच्छी है या नहीं? समीक्षा का निचोड़ यह लगता है कि भले ही कुछ प्रोफेशनल्स इसकी सलाह की गहराई पर सवाल उठाएं, फिर भी ये पर्सनल फाइनेंस की मानसिकता बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती किताबों में से एक मानी जाती है। अच्छा, मानसिकता बदलने वाली है? हाँ, ये लोगों को पहला धक्का देती है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना शुरू करें, सवाल पूछें और शायद कुछ अलग करने की हिम्मत जुटाएं। तो अगर हम समीक्षा की बात माने तो ये कोई डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान या इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है। नहीं, वो नहीं है। ये एक माइंडसेट शिफ्टिंग किताब है, सोच बदलने वाली किताब है। बिल्कुल। जो लोग पैसे को लेकर अपनी सोच बदलना चाहते हैं या जो उस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। हाँ, समीक्षा इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए सुझाती है जो पर्सनल फाइनेंस में एकदम नए हैं, या युवा प्रोफेशनल्स हैं, या कोई भी जो अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति से खुश नहीं है और बदलाव चाहता है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, भले ही आगे का रास्ता फिर आपको खुद बनाना पड़े। ये एक दिलचस्प नजरिया है और ये बात तो माननी पड़ेगी कि इसने वाकई बहुत से लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक बात है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले विचार करना चाहें, जो इस पूरी चर्चा से निकलती है। हाँ, बताइए। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि ये किताब नजरिया बदलने में कितनी शक्तिशाली है। तो सवाल ये उठता है कि किसी खास सलाह या तकनीक से भी ज्यादा क्या पैसे को लेकर हमारे जो गहरे विश्वास हैं, हमारी अपनी मानसिकता, वही हमारी आर्थिक हकीकत को सबसे ज्यादा आकार देती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी एसेट या सबसे बड़ी लायबिलिटी बन जाती है? वाह, ये वाकई सोचने लायक एक बहुत गहरा सवाल है कि हमारी सोच ही हमारी संपत्ति या देनदारी है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की समीक्षा पर आधारित हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।